नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया और मैं हूं प्रदीप कुमार। मित्रों, पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज हम बात कर रहे हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव यदि मान लीजिए कि आईपीएल होता तो फिर किन किन खिलाड़ियों की नीलामी हुई होती। अगर प्रथम दृष्टया अगर हम देखें तो बिहार में जो टीमें हैं वो तो बटी हुई दिख रही है, कुछ टीमें अभी बननी भी है। सबसे पहली टीम है एनडीए की, जिसके अंतर्गत अभी जो खिलाड़ी दिख रहे हैं वो है नीतीश कुमार, जनता दल यूनाइटेड, भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी में प्रदेश स्तर पर किसी नेता के नाम लेने की आवश्यकता नहीं है। नरेंद्र मोदी ही सभी जगह हैं, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, चाहे वो मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार हो या प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार हो, भारतीय जनता पार्टी में मोदी ही मोदी दिखेंगे। तीसरे नंबर पे आते हैं चिराग पासवान, चौथे नंबर पे जीतन राम मांझी और पांचवें नंबर पर उपेंद्र कुशवाहा। अभी तो एनडीए एक पांडव दिख रही है, लेकिन इस एनडीए के अंदर अगर आप कहेंगे कि सबसे ज्यादा बिकाऊ खिलाड़ी कौन है, जिसके ऊपर दांव लग सकता है, जो किसी की जीत और हार में अंतर पैदा कर सकता है, तो मैं अगर मान के चलूं तो वो चिराग पासवान होते हैं। इसलिए होते हैं कि चिराग पासवान के जो वोट्स हैं वो लगभग सॉलिड हैं और वो वोट ट्रांसफेरेबल है। किसी भी व्यक्ति की गुणवत्ता और उसका मूल्यांकन आप उसकी जो डिलीवरी है, उनके अंदर गुण क्या है, मतलब वो सेकंड हो जाता है। प्राइमरी क्या हो जाता है कि क्या उनके गुण से उनके सहयोगियों को लाभ हो पाता है कि नहीं हो पाता है। महेंद्र सिंह धोनी तभी तक चेन्नई सुपर किंग के लिए उपयोगी हैं, वो भले ही रन नहीं बना पाते हो, कितना रन बना पाते हैं वो विवाद का विषय है, लेकिन क्या चेन्नई सुपर किंग की जीत में महेंद्र सिंह धोनी की कितनी भूमिका होती थी, इस पर महेंद्र सिंह धोनी का मूल्यांकन होता है। कई भी बड़े स्टार होते हैं, वो अच्छा स्कोर करते हैं, लेकिन उनके स्कोर से उनकी टीम को जीत नहीं मिल पाती यदि, तो फिर इसका मतलब है कि वो टीम के लिए लायबिलिटी होते हैं। तो अगर हम एसेट्स की आज हम बात कर रहे हैं कि बिहार में वो 4 एसेट कौन कौन है, तो सबसे पहले नंबर पे अगर हम एनडीए में देखें तो वो चिराग पासवान का नाम आता है। महागठबंधन में खुलेआम अभी अगर मैं देखूं अगर तो महागठबंधन में अगर घटकों की संख्या के आधार पर वहां भी लगभग 5 अस्थायी घटक हैं। एक राष्ट्रीय जनता दल, दूसरा कांग्रेस पार्टी, तो राष्ट्रीय जनता दल मतलब तेजस्वी यादव। वैसे ही कांग्रेस पार्टी में भी अब तक बिहार में नेतृत्वकर्ता, अगर मैं किसी एक व्यक्ति जैसे बीजेपी में नाम नहीं ले सकता, वैसे भी बीजेपी में जैसे नरेंद्र मोदी का ही नाम लेना होगा, वैसे ही कांग्रेस पार्टी में भी एक बने कांग्रेस मतलब पहचान, मतलब जैसे राष्ट्रीय जनता दल मतलब तेजस्वी यादव, वैसे ही कांग्रेस मतलब राहुल गांधी है। क्योंकि जब तक राहुल गांधी बिहार में कोई छत्रप नियुक्त नहीं करते, जैसे बीजेपी ने नहीं किया है, बीजेपी की कोई पहचान राज्य स्तर पर कोई किसी नेता के साथ नहीं है, वैसे जैसे उत्तर प्रदेश मतलब योगी आदित्यनाथ, वैसे बिहार में बीजेपी मतलब कोई नहीं, वैसे ही कांग्रेस मतलब बिहार में तत्काल कोई नहीं। इसीलिए मैं राहुल गांधी की चर्चा मैंने किया। उसके बाद अगर देखें तीसरे नंबर पे आते हैं मुकेश सहनी, चौथे नंबर पर सीपीआईएमएल, पांचवें नंबर पर आप दोनों को रख लीजिए, सीपीआई और सीपीएम को। तो अगर बिहार उसी जिस भूमिका में एनडीए में चिराग पासवान है, उसी भूमिका में अगर हम देखें तो महागठबंधन में मुकेश सहनी की स्थिति बनती है कि मुकेश सहनी किसी का भी खेल बना सकते हैं और बिगाड़ सकते हैं। मुकेश सहनी को आप पिछले विधानसभा चुनाव में उनके प्रदर्शन से इस बार तुलना करने की गलती मत कीजिएगा। यदि आप गलती करते हैं तो आपका आकलन गड़बड़ हो सकता है। इसलिए हो सकता है क्योंकि पिछले जो 2020 का बिहार विधानसभा चुनाव था, उस समय में जो एक परसेप्शन मुकेश सहनी ने तैयार किया था, उससे कहीं ना कहीं 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में माहौल कहीं मुकेश सहनी के फेवर में दिख रहा है। इसलिए भी दिख रहा है कि लगातार मुकेश सहनी लोकसभा चुनाव से लेकर विधानसभा चुनाव तक इतना लंबा दौर जो बिताया है राष्ट्रीय जनता दल के साथ और तेजस्वी यादव के साथ, तो एक बॉन्डिंग जो है वो तैयार हुआ है तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी का, तो इसका लाभ मिलता हुआ दोनों को दिख रहा है। लेकिन यदि आरजेडी के द्वारा, तेजस्वी यादव के द्वारा मुकेश सहनी की किसी भी मौके पर अगर अवहेलना करने का प्रयास किया जाएगा तो निश्चित रूप से तेजस्वी यादव को उसकी कीमत भुगतनी पड़ सकती है, और वो कीमत शायद
उनको मतलब जो होता है ना कि एक सत्ता और सत्ता की उम्मीदवारी दोनों के बीच की दीवार बन के मुकेश सहनी खड़े हैं। अगर मुकेश सहनी का सिक्का चला तो फिर तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री पद की कुर्सी पे होंगे। तो इन दोनों घटकों में, दोनों गठबंधन के अंदर दो चेहरे, एक एक मुकेश सहनी और चिराग पासवान, ऐसा दो चेहरा है जो कि किसी भी गठबंधन को सत्ता में आने और ना आने के बीच की दीवार बना हुआ है। तीसरा और चौथा नाम भी बिहार की राजनीति में विगत 6 महीने के अंदर आप कहेंगे कि मैं कह सकता हूं कि बहुत ही तेजी से उभर कर आया है, जो किंग नहीं बनेगा लेकिन किंग मेकर हो सकता है कि अपनी पार्टी को अपने बलबूते पर चुनाव ना जिता पाए, लेकिन किसी गठबंधन को, किसी व्यक्ति को चुनाव हरवा जरूर सकता है। और ये दो चेहरे अलग अलग नहीं, अगर इन दोनों को एक साथ करके देखा जाए तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ी शक्ति के रूप में उभर कर आए हैं बिहार की राजनीति में। वो गेम चेंजर हैं। पप्पू यादव, मैं बात कर रहा हूं पप्पू यादव और कन्हैया कुमार की। क्यों? उसकी पृष्ठभूमि समझिए। ये लोगों ने, इन लोगों के पास जिस प्रकार से चिराग पासवान और मुकेश सहनी के पास अपनी अपनी पार्टियां हैं, वैसी पार्टियां नहीं है इनके पास। लेकिन परिस्थिति ने ऐसा विकसित हो गया है जिसमें इन दोनों के बगैर इन दोनों की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण हो चुकी है। क्यों? उसका मैं आपको जवाब दे रहा हूं, समझने का प्रयास कीजिए। विगत 10 वर्षों के अंदर अगर हम देखें 2015 के विधानसभा चुनाव के बाद से ही 2015 तक सब कुछ ठीक ठाक था। जो भी वोट बैंक की राजनीति, चूंकि पता है बिहार की राजनीति, चुनावी राजनीति का विश्लेषण करने के लिए जातिगत समीकरण, जातिगत वोट बैंक के बिना बिहार की राजनीति का विश्लेषण करना असंभव है। क्योंकि बिहार के राजनीति में, चुनावी राजनीति में विशेष रूप से मतदान जो होता है उसमें कहीं ना कहीं सबसे बड़ी भूमिका अगर किसी एक चीज की होती है तो वो होती है जाति की। और अगर हम देखें तो लगातार 35 वर्षों से केवल और केवल जातिगत समीकरण बनाने और बिगाड़ने की ही राजनीति हो रही है। 95 से लेकर 2005 तक जितने भी चुनाव लालू प्रसाद यादव या राबड़ी देवी के लिए जीते गए, इन सभी चुनाव जीतने का भी कारण जातिगत समीकरण था। और 2005 से लेकर जब से लालू प्रसाद यादव चुनाव हारते जा रहे हैं, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने हैं, सबके पीछे जातिगत समीकरण ही है। नीतीश कुमार को बारी बारी से लालू प्रसाद यादव भी और भारतीय जनता पार्टी भी अपरिहार्य मानती है, उसके पीछे भी जातिगत समीकरण है। और जैसा मैंने बताया कि चिराग पासवान और मुकेश सहनी की उपयोगिता क्या है, उसके पीछे भी जातिगत समीकरण है। अब पप्पू यादव और कन्हैया कुमार की बात मैं कर रहा हूं तो निश्चित रूप से इसके पीछे भी जातिगत समीकरण ही है। हाँ, यह बात तय है कि कन्हैया कुमार को उनकी जाति के लोग वोट नहीं देने वाले हैं, यह बात भी स्पष्ट है। उसके कई ऐतिहासिक कारण भी है। खैर, अभी उन ऐतिहासिक कारणों की चर्चा भी छोटी सी होगी, लेकिन कन्हैया कुमार का उससे बड़ा महत्व है। बड़ा महत्व क्या है कि समझने का प्रयास करते हैं 2015 के बाद से जो MY का समीकरण राष्ट्रीय जनता दल का रहा, तो उसमें मुस्लिम पहले आता है, Y बाद में आता है। लेकिन कई कारणों से कोई एक कारण जिम्मेवार नहीं रहा। मैं इसके लिए केवल तेजस्वी यादव को भी जिम्मेवार अकेला नहीं ठहरा सकता, लेकिन परिस्थितियां ऐसी बनी है 2014 से कह लीजिए विशेष रूप से देश भर के अंदर और 15 विधानसभा चुनाव के बाद से बिहार के अंदर कि राष्ट्रीय जनता दल का जो M और Y दोनों के सोचने के तरीके में, राजनीतिक सोच के तरीके में अंतर आ गया है। वो परिस्थिति जन्य उपज है, मैं इस बात को स्वीकार कर रहा हूं। और उस अंतर का परिणाम क्या हुआ कि दोनों जो धारा है, जो समुदाय है, वो राजनीति को अलग अलग नजरिए से देखती है। और अलग नजरिए से देखने के कारण ही परिस्थिति यह पैदा हुई कि कई लोकसभा सीटों पर, कई विधानसभा सीटों पर दोनों समुदाय का वोटिंग पैटर्न बदल गया। और इसी बदले हुए पैटर्न के कारण परिणाम क्या हुआ? परिणाम यह हुआ कि मुसलमान मतदाता बिहार में RJD से लगातार धीरे 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 धीरे
दूर होते जा रहे हैं, दूर होते गए। 2020 के विधानसभा चुनाव और 24 के लोकसभा चुनाव में एक चीज दिखी कि ये दूरी काफी ज्यादा बढ़ गई और उसी दूरी का फायदा मिला किसको? असदुद्दीन ओवैसी को। कांग्रेस के नाम पर दूरी नहीं बनी, लेकिन आरजेडी के नाम पर बनी। कई उदाहरण मैं कई बार कई वीडियो में दे चुका हूं। तो ये जो मुसलमान मतदाता छिटक रहा है महागठबंधन से, तो महागठबंधन के पास ये दो चेहरे ऐसे हैं, कन्हैया कुमार और पप्पू यादव का, जो मुसलमान वोट बैंक को ओवैसी की तरफ जाने से रोक सकता है। यह सबसे बड़ा फैक्टर, यही दो केवल चेहरे हैं महागठबंधन के पास। स्थानीय बिहार के राजनीति में मैं कह रहा हूं, राहुल गांधी को छोड़ दीजिए, राहुल गांधी को मैं राष्ट्रीय नेता के रूप में देख रहा हूं। तो ये कन्हैया कुमार और पप्पू यादव का ये दो चेहरा है जो मुसलमान मतदाताओं को कम से कम 2/3 बिहार के 2/3 हिस्सों में, यह बात सच है कि इनका प्रभाव मगध प्रमंडल में कम होगा, भागलपुर प्रमंडल में कम होगा, लेकिन आप उत्तर बिहार का पूरा चले जाइए, आप गंगा के उस पार, चाहे वो तिरहुत प्रमंडल हो, चाहे वो दरभंगा प्रमंडल हो, चाहे वो सारण प्रमंडल हो, चाहे वो चंपारण हो, चाहे वो कोसी हो, चाहे वो पूर्णिया प्रमंडल हो, इन सभी प्रमंडलों में पप्पू यादव और कन्हैया कुमार का इफेक्ट होगा। कन्हैया कुमार का इफेक्ट मुसलमान मतदाताओं पर ज्यादा है पप्पू यादव की तुलना में, और पप्पू यादव के साथ रहने का एक लाभ है कि कोसी और पूर्णिया और कुछ हद तक दरभंगा प्रमंडल के यादव जाति के लोग भी पप्पू यादव के साथ जुड़े हुए हैं, जुड़ सकते हैं। अकेले पप्पू यादव चुनाव, मैं दोबारा दोहरा रहा हूं, अकेले पप्पू यादव चुनाव जिताने की क्षमता नहीं रखते। इसका कई उदाहरण रहा है। आप दर्शकों के मन में आएगा कि तब तो पप्पू यादव जनाधिकार पार्टी उनका था, उसको बनाकर क्यों नहीं सीट जीत रहे थे, क्यों खुद भी नहीं जीत पाते थे। सहमत हूं, अकेले पप्पू यादव अकेले चुनाव हार नहीं फोड़ सकता, तो पप्पू यादव चुनाव नहीं जीत सकते अकेले। लेकिन पप्पू यादव जिस गठबंधन में रहेंगे उस गठबंधन में मतदाताओं का भरोसा बनता है। उसी का उदाहरण था पूर्णिया लोकसभा चुनाव, जहां पर कि हर जाति समुदाय के लोगों ने पप्पू यादव के नाम पर पूर्णिया में वोट दिया, तेजस्वी यादव को नकार दिया। ऐसे कई उदाहरण हैं। तो ये जो फैक्टर्स हैं, इन फैक्टर्स, ये चारों के चारों बिहार की राजनीति में वही इनकी भूमिका है जो आईपीएल में स्टार प्लेयर की होती है और उसके लिए नीलामी होती है। लेकिन अंतर क्या है कि आईपीएल में कोई किसी को खरीद सकता है, यहां ये चारों ऐसे हैं जिनको कि कोई हर प्लेयर नहीं खरीद सकता। जैसे उसमें चिराग पासवान को एनडीए में ही भाव मिलेगा, बाहर भाव नहीं मिलेगा, वो भाव नहीं मिलेगा जो एनडीए में मिल रहा है। हाँ, लेकिन अगर चिराग पासवान अपना रास्ता बदल ले तो तेजस्वी यादव इनकी कीमत जानते हैं, तो फिर हो सकता है कि तेजस्वी यादव के लिए एक गेम चेंजर बन जाए, एकदम 100%। जैसे आप कह सकते हैं ना कि विराट कोहली वाली स्थिति है। चिराग पासवान की, मुकेश सहनी की भी वही भूमिका है। मुकेश सहनी ने अगर तेजस्वी यादव को छोड़ दे और एनडीए में आ जाए तो तेजस्वी यादव की सारी संभावनाएं खत्म। वैसे ही अगर पप्पू यादव, कन्हैया कुमार जैसे नेताओं को बिहार के बाहर भेज दिया गया, चुनाव प्रचार करने से रोक दिया गया, जिस तरह से ट्रक पर चढ़ने से रोक दिया गया था, वैसे ही अगर उपेक्षा होती रही, अवहेलना होती रही, तो निश्चित है कि मुख्यमंत्री पद की कुर्सी पर बैठने से वंचित हो जा सकते हैं तेजस्वी यादव। और यदि ये गठबंधन ही टूट गया कांग्रेस पार्टी का तेजस्वी यादव के साथ, तो फिर हार शर्तिया तय है। और एक और चीज हो सकती है फिर कि चौथा मोर्चा भी बिहार में खड़ा हो सकता है। तीसरा मोर्चा ही नहीं मैं कह रहा हूं, चौथा मोर्चा भी। तब फिर से पार्टियों का एक बार नए सिरे से ध्रुवीकरण होना शुरू हो जाएगा। जनता का, मतदाताओं का नहीं, पार्टियों का ध्रुवीकरण दोबारा शुरू होगा।
और इस बात की भी संभावना इस बार बहुत ही बलवती है। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। फिर हम अगले वीडियो में किसी अन्य मुद्दे पर आपके समक्ष रूबरू होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।